She has founded an amazing initiative by the name of Indore Business Women Network and Plink Socials. The most beautiful founder of my Mrs. रूपांशी श्रीवास्तव सोनी. आज का जो युवा है वो फेम के पीछे भाग रहा है. पे आप क्या कहना चाहोगे? फेम के पीछे तो डेफिनेटली भाग रहा है. कंटेंट क्रिएशन ये हमारा आगे का ज़माना है. मैं सही कहूँ तो नैन, ये आगे आने वाला बिगेस्ट जॉब है. HR से NGO तक का सफर कैसे तय किया? देखिए, कंफर्ट सबके पास होता है, बट पर्पस आपको पीस देता है. कंफर्ट से ज़्यादा पीस देता है. इंजीनियरिंग के टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा पर्पस मैनेजमेंट में है. जब एक वुमेन खुद के लिए सपना देखती है तो वो सिर्फ खुद के लिए नहीं देखती है, बल्कि वो उन वुमेन्स या उन औरतों के लिए भी वो सपना देखती है जो उस सपने को पूरा नहीं कर पाए. मेरी लाइफ में था, मेरा पर्पस था सोशल वर्क जो मुझे करना था, और मेरा एम जो कन्वर्ट हुआ वो है माइक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया जो मेरा NGO बना. जब हमने कोविड पे 24/7 काम किया एंड उससे लेवल पे हमने हेल्प प्रोवाइड की पूरे इंडिया में, वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी जिसके लिए हमें शिवराज सिंह चौहान सर से सम्मानित भी हुए हम. और मुझे लगता है आज की यूथ में बहुत पावर है. अगर उनको राइट डायरेक्शन मिल गया ना तो वो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो शायद पिछले कई सालों में नहीं हुई होंगी. एक सोशल वर्कर सिर्फ एक सोशल वर्कर नहीं होता है या एक NGO रन करने वाला नहीं होता है, बल्कि वो भगवान का एक दूसरा रूप होता है जो हमारी सोसाइटी में एक चेंज लेके आता है. Hey, hi, namaste and welcome back again to the most captivating episode of Capital Senses. मैं हूँ आपकी होस्ट नयन और आज फिर से लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग एपिसोड. आपने एक बहुत ही ब्यूटीफुल टैगलाइन तो सुनी होगी कि जब भी एक यूथ अपने लिए कुछ सोचता है तो सबसे पहले वो इनिशिएटिव उससे ज़्यादा वो सोसाइटी के लिए होता है, बिकॉज वो एट द एंड ऑफ द डे सोसाइटी के लिए ज़्यादा काम करना चाहता है. और जब एक यूथ सोसाइटी के लिए कुछ सोचता है तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी उससे डेवलप ही होती है. और आज हमारे साथ एक ऐसी अमेजिंग पर्सनालिटी हैं जिन्होंने ना कि सिर्फ सोशल वर्क को अपना एक मिशन बनाया, बल्कि पैशन के साथ उसको वो आगे लेकर जा रही हैं बहुत ही ब्यूटिफुली. उन्होंने बहुत सारे मॉडल्स के साथ काम किया ऑन सोशल वर्किंग, जैसे कि 360 डिग्री वर्क, एंड शी हैज़ वर्कड ऑन 7 सस्टेनेबिलिटी गोल्स एज वेल. लेकिन उनका एक ही मिशन रहा है कि वो सोसाइटी को एक ऐसा लीडर प्रोवाइड करना चाहती हैं जिसमें सोसाइटी ना कि सिर्फ अपने ड्रीम्स को सोच के रखे, बल्कि उन्हें पूरा करने की भी क्षमता उसके अंदर हो. इसीलिए वो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेके आती हैं. शी हैज़ फाउंडेड एन अमेजिंग इनिशिएटिव बाय द नेम ऑफ इंदौर बिजनेस वुमेन नेटवर्क एंड प्लिंक सोशल्स. उनका एक ही एजेंडा है, टू प्रोवाइड गुड टू द सोसाइटी, एंड शी हैज़ डन इट ऑल. एंड ऑल्सो एक और बात, उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स फील्ड में काफ़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ काम किया है और आज इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया लेवल पे उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया जिसका नाम था माइक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया NGO. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट मी जस्ट वेलकम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंडर ऑफ माइक, मिसेस रूपांशी श्रीवास्तव सोनी. Hi. 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 So, how are you? And we are so delighted to have you today on this platform. Thank you so much, Nayan. Thank you so much, Capital Senses. I mean, I was looking forward for this opportunity. And of course, it's so, beautiful. So, because आपसे बात हुई इससे पहले तो मेरा तो मैं वैसे my heart is so full. And thank you for this beautiful, Always a sharing this pleasure. description and about her journey. And मैं बहुत excited हूँ आपसे आगे बात करने के लिए. And we are excited too because as I remember कि जब हमने ये NGO का पोस्टर अपने Instagram पे रिलीज़ किया था एंड अगले दिन की दोपहर को जब आपका कॉल आया, जब मैसेज आया, एंड वो कनेक्शन जो हमने एक बिल्ड किया साथ में डिस्कस करके, एंड वी वर सो कीन टू वर्क विद यू,
नॉट बिकॉज कि आप सिर्फ एक एनजीओ चला रहे हैं, बल्कि योर कीननेस, योर मोटिवेशन टू वर्क फॉर द सोसाइटी is really beautiful. So we are excited too for this opportunity. Thank you, Nayan. Thank you so much. So, starting with this beautiful conversation, first of all, I just wanted to have a very quick insight कि यार आप ह्यूमन रिसोर्स में इतने अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करके आए हो, एंड इंदौर में यू आर अ लीडिंग नेम एंड यू आर रनिंग अ ब्यूटिफुल एनजीओ. तो ये एचआर से एनजीओ तक का सफ़र कैसे तय किया? सो नैन, मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी जर्नी तो ऐसी है कि ना मैं ह्यूमन रिसोर्स में थी कभी, और ना ही मैं कभी किसी एनजीओ के बारे में भी मैंने सोचा था. इट वॉज स्टार्टेड विथ एन इंजीनियरिंग. आपको जैसे पता है कि जब आप बड़े होते हो, आपके पेरेंट्स आपके लिए सोचते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट होगा. सो मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि मेरे लिए इंजीनियरिंग बेस्ट होगी, क्योंकि मैं हमेशा से एक ब्राइट स्टूडेंट थी पढ़ाई में, एंड करिकुलर्स में भी मैं अच्छा कर लेती थी. माइक से मुझे कभी डर नहीं लगता था. सो इट वाज समथिंग लाइक कि मेरी जर्नी में हमेशा एक माइक का बहुत बड़ा रोल रहा. सो उसी को देखते हुए मेरे पेरेंट्स ने बोला कि हर लड़की के लिए एक अच्छी जर्नी तभी हो पाती है जब आप अच्छा आगे करते हो, स्टेप करते हो. तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग में आगे भेजा. पर जब मैं इंजीनियरिंग की जर्नी में कर रही थी, तब मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया. पहला, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं एक मैनेजमेंट ओरिएंटेड पर्सन हूँ. ओके. दूसरा, मुझे अपने बचपन से ही मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब भी मैं आसपास देखती थी, मैं किसी भी ऐसे इंसान को या जानवर को या लोगों को, पता नहीं ये सबके साथ होता है, बट मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं उस चीज़ को आधा अधूरा छोड़ के नहीं जा पाती. मैं हमेशा से ही जहाँ पे हूँ, अगर मैं उस इंसान की मदद कर सकूँ तो मैं वहाँ पे मदद कर देती थी. इमोशनल कनेक्शन मुझे हमेशा से ये लगता था कि हम ही एक, हमारे पास देखिए कंफर्ट सबके पास होता है, बट पर्पस आपको पीस देता है, कंफर्ट से ज़्यादा पीस देता है. सो बेसिकली मैं हमेशा हर चीज़ में पर्पस ढूंढती थी. इंजीनियरिंग के टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा पर्पस मैनेजमेंट में है. मुझे पीपल मैनेजमेंट बहुत पसंद है, और यही मेरा कहीं ना कहीं मुझे पैशन भी समझ में आने लगा, मेरा मुझे इंटरेस्ट भी आने लगा, एंड मैं उसी में आगे बढ़ने लगी. तो सबसे पहले तो मेरी लाइफ में आया एक ट्विस्ट एंड टर्न जब मैंने नेशनल सर्विस स्कीम ज्वाइन किया. एंड जब मैंने नेशनल सर्विस स्कीम ज्वाइन किया तो वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि देयर आर लॉट मेनी इनिशिएटिव्स जो नेशनल लेवल पे हम लोगों के लिए ले सकते हैं. ओके. जिससे हमें समझ में आया कि हम आप बच्चों के लिए कैसे आप एजुकेशन में हेल्प करते हो, आंगनवाड़ीज़ में जाके आप बच्चों को क्या एडुकेट कर सकते हो. मुझे वहाँ पे फॉल्स भी समझ में आए, बट एट द सेम टाइम जब ये जर्नी मेरी आगे बढ़ रही थी, मुझे कहीं ना कहीं कुछ बेस्ट वर्जन भी समझ में आए, कुछ लूप होल्स भी देखे. ओके. तो इंजीनियरिंग तो मुझे करनी ही थी. तो जब मैंने इसके साथ साथ जब मैंने एनएसएस की जर्नी शुरू की, और जब मैंने बहुत सारे सेगमेंट्स में देखा कि अवेयरनेस भी होता है, वुमेन इनिशिएटिव्स भी लिए जाते हैं, और जब ये एनएसएस 1 से 1.5 साल का ख़त्म हो गया, तब मैं इसको कंटिन्यू रखना चाहती थी. ओके. और फिर मेरी लाइफ में एक और चीज़ आई, जो मैं ट्विस्ट आया, एंड वो ट्विस्ट था वही जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमें एक पर्पस मिलता है, तो उस पर्पस से हमारी लाइफ भी इम्पैक्टफुल होती है, सिर्फ पीसफुल होती है, दूसरे की भी लाइफ में चेंज आता है. और मैं हमेशा से ये चीज़ मानती हूँ कि बी द रीज़न फॉर समवन स्माइल. ट्रू, आई फील दैट. एंड जैसा कि मेरा एक और आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि हम यहाँ पर्पस एंड पीस की बात कर रहे हैं, एंड आज इस पॉडकास्ट के थ्रू हम एक ऐसी टर्मिनोलॉजी, एक ऐसा वाइड स्कोप लोगों को समझाना चाहते हैं. लोगों को बेसिकली, लोगों में भी हम यूथ को इसीलिए टारगेट कर रहे हैं, एज यू हैव चेक्ड आवर टैगलाइन एज वेल, कि व्हाई यूथ, लाइक व्हेन यूथ डिसाइड्स टू सर्व द कंट्री और द सोसाइटी, व्हाट हैपेंस. बिकॉज अभी ना यूथ के अंदर एक अलग ही जज्बा चल रहा है चीज़ों को लेके. बहुत सारे एजेंडाज आप देख रहे हैं जो अभी आ रहे हैं रिसेंटली में. बिल्कुल. तो कैन यू प्लीज डिफरेंशिएट बिटवीन पर्पस एंड एम? ओके. सो देखिए, एम एक डेस्टिनेशन पॉइंट होता है, बट उस एम
पे जब आप जाते हैं, उस डेस्टिनेशन पॉइंट पे जाते हैं, तो आपको पर्पस ही लगता है। सो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि पर्पस इंपॉर्टेंट है। ओके। क्योंकि पर्पस आपकी जर्नी को ब्यूटीफुल बनाता है, आपके एम तक पहुंचाने में आपका पर्पस ही हेल्प करता है। तो मेरे लिए जैसे मेरी लाइफ में था, मेरा पर्पस था सोशल वर्क जो मुझे करना था, और मेरा एम जो कन्वर्ट हुआ वो है माइक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, जो मेरा एनजीओ बना। उस एनजीओ के थ्रू मैंने जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े, जो यूथ मेरे साथ जुड़ा, हम सब ने एक साथ मिलके एक यूनिटी के साथ जो भी अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए, जो एक एक अलग सेगमेंट्स में काम किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में काम किया, हमने बच्चों को मदद पहुंचाई, हमने वुमेन एम्पावरमेंट में हेल्प किया, उनके स्वास्थ्य के लिए सपोर्ट किया, हाइजीन के लिए हमने स्लम्स एरिया में हेल्प की, फिर हमने उसके बाद ब्लड सपोर्ट किया, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि हाइजीन और ये क्लीननेस के साथ जो हमने स्वच्छता में जो 2015, 16, 17, 18 में जो माइक ऑर्गेनाइजेशन ने इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और भोपाल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ जो मदद और सपोर्ट किया, उसमें कहीं ना कहीं हमको रियलाइज हुआ कि चलते जाना है, करते जाना। और मैंने ये चीज़ जो मेरे लिए सिर्फ इम्पैक्टफुल नहीं था, वो मेरे पूरे जितने मेरे साथ जो इंटर्न्स थे, वॉलंटियर्स थे, हमारे जैसे कॉलेज के बच्चे जो उस टाइम पे थे, वो था। तो जब मैं अपने कॉलेज में थी तभी ये माइक का शुरुआत हो चुका था, एंड तब से ये आज तक चल रहा है। एंड आई थिंक बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट और वो इंसिडेंट जो मुझे लगता है जिसने माइक को एक अलग ही लेवल पे लेके गया है, वो है जब हमने कोविड पे 24/7 काम किया, एंड उससे जो मतलब जो लेवल पे हमने हेल्प प्रोवाइड की पूरे इंडिया में, वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी, जिसके लिए हमें शिवराज सिंह चौहान सर से सम्मानित भी हुए हम कोविड वॉरियर्स के नाम से। वेरी ब्यूटीफुल। और मुझे ऐसा लगता है रूपांशी कि जब भी एक वुमेन या फिर एक महिला या एक लड़की अपने लिए आवाज़ उठाती है, मुझे ऐसा लगता है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए आवाज़ उठाती है। बिकॉज आप एज अ सोशल वर्कर जब आप देखो आजकल के सिनेरियोज, कितना कुछ चल रहा है, लड़कियों को कितना कुछ फेस करना पड़ रहा है, बी इट मैरिज, बी इट करियर, बी इट प्रोफेशन, हर चीज़ में एक, मैं ये नहीं बोल रही कि हम एक वुमेन ओरिएंटेड सोसाइटी बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका, इन सारी चीज़ों का जो असर है वो हमारे यूथ पे पड़ रहा है। सो हाउ कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? आई थिंक सबसे पहले तो आई बिलीव नयन की एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम जैसे फॉर एग्जांपल जो भी स्टेप्स लें, यूथ को एक रिजल्ट ओरिएंटेड फोकस होना चाहिए, एक इम्पैक्ट थॉट होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है आज की यूथ में बहुत पावर है। अगर उनको राइट डायरेक्शन मिल गया ना, तो वो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो शायद पिछले कई सालों में नहीं हुई होंगी। तो वो एक डायरेक्शन देना यूथ को बहुत ज़रूरी है। ट्रू, मुझे यूथ पे बहुत पावर दिखता है, और आज तो बहुत ज़्यादा जो हमारे आने वाले जेनजीज, जो हमारे ऑलरेडी जेनजीज हैं, एंड अपन जैसे जेन अल्फा, बीटा जिनकी बात करते हैं, जो फ्यूचर में आएंगी वो। लेकिन मुझे सबसे बड़ी बात ये लगती है, जैसे हमारी फीमेल, हम आपके मेरे जैसे लोग, और जो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नयन। ट्रू, हमारे माता पिता ने हमको सक्षम बनाया कि हम एडुकेट हो। अब हमारा रोल प्ले होता है कि हमको ये मिला तो हम दूसरों को भी दे दूसरों को भी एडुकेट करें, किसी भी सेंस में, चाहे वो उनकी इमरजेंसी सेफ्टी के सेंस में हो, चाहे वो उनको एडुकेट करना कि आपके बेसिकली क्या गाइडलाइंस हैं, बेसिकली आपके लिए क्या पॉलिसीज एंड स्कीम्स हैं, आप कितने पावरफुल हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। ट्रू, मैं सोचती हूँ जिंदगी से हार जाना, या जिंदगी बहुत प्यारी चीज है, बहुत प्यारी चीज है ना। इसमें ना भगवान ने हम सबको ना एक पर्पस दे के रखा है, आपको कुछ दे के रखा है, मुझे कुछ दे के रखा है, और इसी तरीके से सबको कुछ ना कुछ दे के रखा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसे रॉन्ग थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं ना, तब हमको ना ये सोचना चाहिए कि हमें किस चीज़ के लिए भेजा गया है। हमारा वो सेंस ऑफ थॉट कभी कभी हम लूज कर देते हैं। तो हमें ना अपने पावर को, बेसिकली हमें अपने पावर को जानने की ज़रूरत है, और हमें हमेशा अपने पर्पस पे फोकस करें, क्योंकि लाइफ उतार चढ़ाव से भरी हुई है, और औरतों की लाइफ, स्पेशली महिलाओं की लाइफ में तो सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव है।
उनको तो अलग अलग रोल प्ले करने रहते हैं। वो सोसाइटी में एक अलग रोल प्ले करती हैं, वो घर पे एक अलग रोल प्ले करती हैं, वो ऑफिस में एक अलग रोल प्ले करती हैं। तो ये सब रोल उनको डिफाइन करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि उनको अब सबसे पहले अपने दिल से पूछना चाहिए कि उन्हें क्या चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी देती है, एंड वो उसे निरंतर करते हैं, क्योंकि उससे वो आगे बढ़ पाएंगी। मुझे ये भी लगता है कि जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हम बात करते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ों में हमारी लड़कियां जो सेफ्टी की बात, जैसे हम बात करते हैं कि हमारी लड़कियां सेफ नहीं है, ऐसे में मुझे लगता है कि हम जितनी लड़कियां एजुकेटेड है ना, हम सब जितनी NGOs, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटीज चला रही हैं, उन सबको मिलके ना ऐसा कुछ करना चाहिए जो लोग नहीं कर सकते, जो असमर्थ हैं, उनको हम वो एक्सेस कर सके, उनको वो फैसिलिटी कर सकते। गवर्नमेंट बहुत कुछ करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके भी हाथ बंधे हैं वहाँ तक पहुँचने में, जहाँ तक शायद उनको वो इन्फॉर्मेशन या बेसिकली उनको वो इन्फॉर्मेशन उतनी आराम से नहीं मिल पाती है। ओके, सो अगर हमारे पास वो एक्सेस है, अगर हमें वो क्वालिटी लाइफ मिली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको मिलके वैसे काम करने चाहिए, उसमें आगे बढ़ना चाहिए, एज ए सिटी, एज अ कम्युनिटी, एंड आगे बढ़ते हुए उन सभी को मदद देना चाहिए जो कहीं ना कहीं उसकी नीड के लिए है। तभी हम वो इंस्पायर वुमेन बनेंगे। आपको नहीं लगता कि एक बाउंड्री इस यूथ के लिए सेट कर दी गई है? अब वो बाउंड्री किसी और ने सेट नहीं की है, बल्कि वो सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस ने सेट किया है। आजकल का युवा आवाज़ उठाना चाहता है, उठाता भी आवाज़, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक वो चीज़ जो है ना, कुछ दबा देता है। वो आवाज़ उठाएगा, अपनी प्रोपागेंडास को दिखाएगा, एजेंडास को दिखाएगा, लेकिन जो पहले से हायरार्की में लोग शामिल हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें दबा देते हैं। या अभी तक बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो जहाँ तक लोग अभी तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। तो या तो ये एक जनरेशन गैप की वजह से हो रहा है, या फिर उनके और जो भी लोग हैं, पर्सपेक्टिव्स मैच नहीं हो पा रहे हैं। तो इस पे आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है? वाइल यू वर्क फॉर चाइल्ड एजुकेशन, तो आप बहुत सारे विलेजेस में भी जाते होगे। जी बिल्कुल। बहुत सारी जगह सर्वेज भी करते होगे। बिल्कुल। सो आपको क्या गैप फील होता है उस चीज़ में? सो देखिए, सबसे पहली चीज़ जैसे आपने बताई कि हम लोग कैसे काम करते हैं, तो हमारा सबसे पहले तो हमें ये समझ में आता है कि हम हर जगह विजिट करते हैं। ट्रू। एंड मुझे ये समझ में आता है कि एक हायरार्की होती है, जैसे आपने एक हायरार्की की बात की ना, तो फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए उस हायरार्की से, फॉर एग्जांपल आप यही मानिए एक कंपनी की हायरार्की बोलती है। एक हेड है, हेड के नीचे मैनेजर्स हैं, मैनेजर के नीचे बेसिकली जूनियर मैनेजर्स हैं जो काम कर रहे हैं, और उनके नीचे बेसिकली इंटर्न्स होंगे। राइट। जो सबसे ऊपर जो हेड होता है, उसका सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन बनता है मैनेजर से। मैनेजर फिर इंफॉर्मेशन शेयर करता है जूनियर मैनेजर्स को, और जूनियर मैनेजर्स के थ्रू या फिर मैनेजर्स के थ्रू इंटर्न्स तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। यही सेम चीज़ पूरे सोसाइटी, पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की जो इन्फॉर्मेशन है, जिस तरीके से होना चाहिए, वो सबसे पहले उनके गवर्नमेंट बॉडीज में आती है। गवर्नमेंट बॉडीज में आके वो चीज़ें बाइफिकेट होती हैं, बाइफिकेट होके वो सब जगह तक पहुंचती है। कुछ होता है, कुछ नहीं होता, और बहुत सारी चीज़ों में आपको तो पता ही है, करप्शन एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसकी वजह से हमारी जो सबसे नीचे रूटेड इस स्तर पे जो लोगों को हेल्प एंड सपोर्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। क्योंकि ये जो करप्शन है ना, और या मैं करप्शन ना बोलूँ तो ये जो लॉट मेनी रीजंस, करप्शन से भी बढ़कर लॉट मेनी रीजंस, पीपल आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। तो ये सब चीज़ों की वजह से वो रूट तक वो हेल्प एंड एक्सेस नहीं पहुँच पाती। हमारा काम पहले उस रूट पे ही जाना है, क्योंकि रूट तक तो हमारा गवर्नमेंट नहीं पहुँच पा रहा है। उस स्लम एरिया में वो हेल्प एंड कैसे पहुँच, रिसोर्सेज ही नहीं मिल पा रहा। ऐसे में शायद NGOs का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो पहले रूट पे काम करें, शायद जहाँ गवर्नमेंट नहीं काम कर पा रही, एंड हम उसी पे फोकस करते हैं। इंदौर में जितने भी हमारे, या भोपाल में मान लीजिए, क्योंकि आज जैसे आप हम जैसे बात कर रहे हैं NGO की जर्नी के बारे में, तो आज इतनी 10 साल की जर्नी जो NGO की होगी, अब हम पैन इंडिया में हैं। इस पैन इंडिया में हम इंदौर में हैं, भोपाल में हैं, उज्जैन में हैं, हरदा में हैं, जबलपुर में हैं, दुर्ग छत्तीसगढ़ में, पुणे महाराष्ट्र में है, जयपुर में, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब जगह पे नैन, मैं आपको ये बताना चाहती थी कि ये सब जगह पे हम जो स्लम सबसे पहले ढूंढते हैं, हम जाते हैं, उसको चेक करते हैं, चेक करके समझते हैं वहाँ पे क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है, क्या नहीं, सर्वे लेते हैं। हम उन बच्चों के साथ
बॉन्ड बनाते हैं, कनेक्ट करते हैं। और जो कॉलेजेस के साथ हमारी इंटर्नशिप चलती है, वहाँ के बच्चे हर संडे जाके उन बच्चों के साथ उनको एजुकेट करते हैं, उनको पढ़ाई देते हैं। हमारे एजुकेशन मॉडल बने हुए हैं जिसमें हमने नर्सरी से लेके क्लास 1, क्लास 2 से लेके क्लास 4, क्लास 5 से लेके क्लास 8, क्लास 9 से लेके क्लास 10th एंड क्लास 11, क्लास 12 का बाइफर्केशंस है। यस, एंड इसमें जो भी हमारे वॉलंटियर्स हैं जिनको जो एजुकेशन में बेस्ट सब्जेक्ट लगता है वो पढ़ाते हैं, और हम अपने हर वॉलंटियर को हर महीने और हर ड्राइव में लीड करने का मौका देते हैं ताकि उनकी लीडरशिप स्ट्रैटेजीज भी बिल्ड हो एंड उनका भी जो आइडिया है वो काम करे। इसके साथ साथ हम बच्चों को करिकुलर ट्रेनिंग भी देते हैं। मुझे लगता है पढ़ाई तो ज़रूरी है, अ ख ग 1 2 3 ABC, पोयम, राइम, मंत्रा, तो फाउंडेशन है, फाउंडेशन कि भाई ये सब है। लेकिन इसके साथ करिकुलर, माइक को कैसे लेके काम करना है, सबके सामने कैसे बात करना है, इंग्लिश में कैसे बोलना है, गेम्स का यूज करते हुए एजुकेट कैसे होना है, करिकुलर एक्टिविटीज पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, और ये हम हर जगह करते हैं। अमेजिंग। सो रूपांशी, मेरा आपसे एक और ऐसा सवाल है कि जब भी हम एक सोशल वर्कर को देखते हैं या मिलते हैं तो हम सबसे पहले ना उनसे एक ही सवाल करते हैं कि क्या चेंज लेके आए सोसाइटी में, बिकॉज ऑब्वियसली एक सोशल वर्कर को तो एक चेंज मेकर की तरह ही देखा जाएगा। आपने ना कि लोगों की लाइफ में चेंज लाया है थ्रू योर वर्क, थ्रू योर सोशल वर्क, बल्कि बहुत ही अमेजिंग इनिशिएटिव्स को भी जन्म दिया है, जैसे कि इंदौर बिजनेस वुमेन नेटवर्क एंड ब्लिंक सोशल्स। तो उनके बारे में थोड़ा सा मुझे कुछ बताइए प्लीज, बिकॉज इट साउंड सो इंटरेस्टिंग। थैंक यू नयन। तो इसके बारे में मैं आपको ये बताती हूँ कि जब मैं माइक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया पे काम कर रही थी, उसमें एक सेगमेंट होता है वुमेन एम्पावरमेंट। सो हम उसमें ऐसी फीमेल जो वर्कर्स हैं उनके लिए हेल्प करते हैं जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। 3 है उसमें। पहली, जो हमारी गाँव में जो महिलाएं रहती हैं, और ये जो बेसिकली हैं इनको हम हेल्प करते हैं स्विंग मशीन, स्टिचिंग, हैंडीक्राफ्ट, पेंटिंग, आर्ट फॉर्म्स इसमें करने में, पॉटरी मेकिंग, इसमें हम मदद करते हैं कि वो कुछ शिक्षित हों, वो चीज़ करें। दूसरी, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होती हैं उनको हम मदद करते हैं कि भाई आपके लिए हम जॉब्स फाइंड करेंगे, आपको हम एडुकेट करेंगे। जो मदर होती हैं बच्चों की, जो कहीं ना कहीं स्लम एरियाज़ में रहती हैं, उनको हम एडुकेट करने का काम करते हैं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, जो डाइवर्सिटी के एक बहुत बड़े रेशो में आता है, वो है ट्रांसजेंडर्स। ट्रांसजेंडर्स को जॉब आज के टाइम पे बहुत कम है। इनको एडुकेशन है, इनको नॉलेज है क्या सही है क्या गलत है, बट चूंकि ये एक अलग ही कैटेगरी मानी जाती है, इनके लिए जॉब्स कम है, इनसे लोग बात कम करते हैं, और इनमें एक जो चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है। इनको सपोर्ट करना, LGBT कम्युनिटी को सपोर्ट करना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो मुझे ये समझ में आया कि हम इन स्तर के, और इनके लिए तो हम हेल्प माइक ऑर्गेनाइजेशन से कर ही रहे हैं, बट और लेवल पे हम क्या हेल्प कर सकते हैं। इंदौर बिजनेस वुमेन नेटवर्क का उद्गम इसी से ही हुआ। मैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को, जो कि मदर स्पेशली होती हैं, जो अपने बच्चे के साथ अपनी जॉब छोड़ देती हैं, वो अपने बच्चे पे ध्यान देती हैं, बट वो सोचती हैं आपकी तरह मेरी तरह कि मुझे कंटिन्यूसली आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है। या फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा पर्सन जो एक ऐसी स्टेट या ऐसी सिटी से आता है जिसको रिसोर्सेज की नॉलेज ही नहीं है कि वो अपना स्टार्टअप कैसे बना सकता है, उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, MSME से बात करने की ज़रूरत है, वुमेन रिलेटेड स्कीम्स गवर्नमेंट ने जो बनाई है उसकी ज़रूरत है, या फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कि ऐसी क्या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, क्या इनकी ज़रूरत है। सो बेसिकली इनको नहीं पता, तो हम उन भी फीमेल न्यूली स्टार्टअप पर्सनालिटीज़ जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं, उनको हम हेल्प करते हैं, जो छोटे छोटे सिटीज़ से आती हैं, जिनको बिल्कुल क्लूलेस हैं कि उनको अपना स्टार्टअप कैसे शुरू करना है, एंड उनके स्टार्टअप से A से Z, फ्रॉम क्रिएटिंग देयर ब्रांड टू लॉन्चिंग देयर ब्रांड में हम हेल्प करते हैं। इंदौर बिजनेस वुमेन नेटवर्क ऑल्सो उनके प्रोडक्ट का शूट करता है, उनके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी करता है, आपके जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर से बात करता है, उनकी जर्नी को बताता है, एंड उनके प्रोडक्ट्स के को गवर्नमेंट तक हेल्प करके उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है MSME के थ्रू कि भाई आप ट्रेनिंग्स लीजिए, आप गाइडेंस लीजिए, आप समझिए कि आप अपने मनी को कैसे चलाएंगे, आप अपने स्टार्टअप को कैसे चलाएंगे, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करेंगे, आप कैसे अपने ब्रांड को विजिबल करेंगे। ये सब इंदौर बिजनेस वुमेन नेटवर्क के थ्रू है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ नयन, ये
मेरा 2020 से एम था, क्योंकि मैंने वुमेन स्टार्टअप प्रोग्राम IIM बैंगलोर से सर्टिफिकेट लिया हुआ है। तो ये सर्टिफिकेट में हमको यही सिखाया जाता है कि वुमेन बिजनेस कैसे बिल्ड होता है, स्टार्टअप जो वुमेन का है वो कैसे। तो NSRCL एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड IIM बैंगलोर, ये दोनों, एंड गोल्डमैन सैक्स जो बेसिकली एक कंपनी है, ये दोनों जो तीनों है पूरा इसमें फंडिंग करते हैं, एंड इसके थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके थ्रू बेसिकली पूरा ये यूनिटी बन के कोलैबोरेशन में काम होता है। तो IBWN इससे पूरा लर्न करते हुए, मेरी जर्नी से लर्न करते हुए बना, जिसमें हम कम से कम अभी तक 5 से 6 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प कर चुके हैं। एक कम्युनिटी बन चुकी है जिसमें 150 से भी ज़्यादा वुमेन स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंड हम उनकी ब्रांड्स को ऑन गोइंग विजिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, शूट्स, प्रोडक्ट, एंड इसके साथ साथ प्लिंक सोशल। सो प्लिंक सोशल एक ऐसी चीज़ है नयन की, मैंने ये समझा है कि जब मैं HR में हूँ, एंड इसके साथ साथ जब मैं अपने कम्युनिकेशन पे फोकस करती हूँ, तो मैंने अपनी लाइफ में, मैं एक वो लड़की थी जो कम्युनिकेशन से डरती थी। मैं एक छोटी सिटी से आई हुई हूँ, मैं होशंगाबाद जैसे सिटी की मेरा जन्म हुआ है, एंड वहाँ पे आप मान लीजिए एक ऐसे स्कूल में पढ़ी जो इंडिया का सबसे अच्छा स्कूल है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल, महाबोधि विद्यालय। बट हमारी इंग्लिश कहीं ना कहीं दब जाती है क्योंकि हम जिस जगह पे पढ़े रहते नहीं। तो मैंने इस पे बहुत काम किया, मैंने स्टेज पे जा के अपना कम्युनिकेशन का डर हटाया है, एंड मैंने ये समझा है कि जब मेरा कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है तो क्यों ना मैं उनकी भी मदद करूं, उनकी भी हेल्प करूं। सो प्लिंक सोशल में सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि जो मार्केटिंग सर्विसेज कंपनी है, ये एक मार्केटिंग सर्विसेज फर्म है जो बहुत सारी जो हमारे जैसे लोग हैं जिनको पब्लिक स्पीकिंग में आगे बढ़ना होता है, जो बेसिकली ट्रेनिंग चाहते हैं HR से रिलेटेड, जो बेसिकली अपने आप को कम्युनिकेशंस में आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्लिंक सोशल उनकी मदद करता है। सो अमेजिंग। एंड उसके साथ साथ हम को-फाउंडर्स को भी मदद करते हैं, उनके लिंक्डइन, उनके ब्रांड्स को आगे बढ़ाने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, किस कम्युनिकेशन का चयन करते हुए उनके टेस्ट के हिसाब से उनका कम्युनिकेशन ऑन फ्लोर विजिबली सबको साउंड कर सकता है, उस पर काम करते हैं। तो मैंने इस कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट को ना घोट लिया है और इजी बना दिया है, ताकि मैंने जिस स्ट्रगल्स को अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन में देखा और उसको मैंने हटाया, जो दूसरे मुझसे अगर सीखना चाहें, मैं उसके लिए उनके लिए इजी कर सकूं अपनी जर्नी के थ्रू। एंड सच में हियरिंग अबाउट योर जर्नी ऑफ इंदौर बिजनेस वुमेन नेटवर्क एंड प्लिंक सोशल, मुझे एक ये फिनोमेना याद आता है, क्योंकि मैंने ये एक स्टेज शो पे बोला था कि जब एक वुमेन खुद के लिए सपना देखती है तो वो सिर्फ खुद के लिए नहीं देखती है, बल्कि वो उन वुमेन्स या उन औरतों के लिए भी वो सपना देखती है जो उस सपने को पूरा नहीं कर पा रहे। एंड यू आर वन ऑफ देम, बिकॉज आपका हर एक इनिशिएटिव, आपका हर एक सपना सिर्फ आपका नहीं है, आपने वो सपना दूसरों के लिए देखा है, टू एम्पावर वुमेन, टू गिव back to the society, because it is always said that if you are kind, give kindness, because उसकी कोई कीमत नहीं होती है। ट्रू। एंड वो काइंडनेस कहीं ना कहीं से आपके पास वापस आती है। एंड शायद सोशल वर्कर्स को सोसाइटी में आप जैसे सोशल वर्कर्स की एंड चेंज मेकर्स की बहुत ज़रूरत है, तभी हम इस यूथ को थोड़ा सा आगे बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल। इसी के साथ मुझे एक सवाल और आया रूपांशी कि आज का जो युवा है वो फेम के पीछे भाग रहा है, तो ये इस पे आप क्या कहना चाहोगे? सो बेसिकली मुझे ये समझ में आया है, फेम के पीछे तो डेफिनेटली भाग रहा है, लाइमलाइट के पीछे डेफिनेटली भाग रहा है, बट ये हमारा आगे का ज़माना है। मैं सही कहूँ तो नैन, कंटेंट क्रिएशन ये आगे आने वाला बिगेस्ट जॉब है। एंड ये एक जॉब आई थिंक मेरे हिसाब से शायद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित भी कर दी है, या फिर ये ऑनगोइंग प्रोसेस है कि अब कंटेंट क्रिएशन भी एक जॉब मानी जाएगी, एक प्रॉपर आपका वर्क माना जाएगा, जिसमें आप एक किसी चीज़ पे रिस्पेक्टफुली काम कर रहे हैं। मैंने आज के जेनजीज को जो बेसिकली आज की जो युवा है, मैंने उनमें ये चीज़ देखी है कि ये जो भी करते हैं या तो बिल्कुल अच्छे से करते हैं या तो करते ही नहीं हैं। अगर इनको किसी जगह पे वो खड़े हैं, बैठे हैं, अगर उनको वहाँ पे उनको लग रहा है कि दिस साउंड्स मी इंटरेस्टिंग, दिस साउंड्स मी
गुड फॉर मी, आई डू इट, हम्म। अदरवाइज इट्स ओके। वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, हाँ। वो सिर्फ करने में बिलीव करते हैं अगर वो उनको वो चीज़ फैसिनेटिंग लग रही है। एंड ऑफ कोर्स उनको लगता है कि लाइमलाइट से ही आज वो पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि हम, आप देखिए ना, देर इज 2 जनरेशंस, एक हमारे पीछे का देख लीजिए और एक हमारे आगे का देख लीजिए। हमारे पीछे देखिए, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे दादा दादी ने कितनी मेहनत की है, घर बनाने से लेके जॉब करने से लेके, एक ही कंपनी में 30-35 साल निकाल दिया उन्होंने, जॉब करते रहे, या एक शॉप को शुरू किया, एक स्टोर को शुरू किया, वो कंटिन्यूसली कर रहे हैं। और हमारे आगे के लोगों का थोड़ा सा ऐसा है कि मतलब जो मुझे फील होता है व्हेन आई सी पीपल ऑफ माय एज या फिर जो थोड़े मुझसे छोटे हैं, उन लोगों को ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टेबल नहीं है। दे वांट टू डू एवरीथिंग एट वंस, दे वांट टू अर्न गुड मनी, वो घूमना भी है, मतलब एक स्टेबिलिटी नहीं है, और लेकिन लाइमलाइट भी चाहिए। बिल्कुल। तो उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है वो अपना मेंटल पीस खुद ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। सो आपको क्या लगता है कि ये लाइमलाइट, फेम आज की यूथ को कितना पकड़ के रखेगा? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पकड़ के रखेगा। इसका रीज़न, या फिर मैं फिर से बोलती हूँ, मुझे ये लगता है सबसे इम्पोर्टेंट कि उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है। आज का जो ज़माना है वो कंटेंट क्रिएशन का ज़माना है। इस कंटेंट क्रिएशन के ज़माने में बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो, आप देख भी रहे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कंटेंट क्रिएशन को एक स्टैब्लिश कर दिया कि दिस इज़ ऑल्सो अ वर्क। आप समझिए कि ये भी एक काम, एक रिस्पेक्टफुल जॉब है हमारे इंडिया में। और आज आप देखें तो हमारा जो आगे की जो लोग हैं, हमसे आगे या हमारे आगे आने वाली जनरेशन, ये सब बेसिकली वही काम करना चाहते हैं जो उन्हें फैसिनेटिंग एंड इंटरेस्टिंग लगता है। बट इसके साथ साथ अगर वो वही कर रहे हैं जो हमारे पीछे की जनरेशन ने नहीं किया, वो 9 to 5 में बिलीव नहीं करते, वो बेसिकली ये करते हैं कि जिसमें उनको सेंस ऑफ पर्पस दिख रहा हो उनसे रिलेवेंट। ट्रू। बेसिकली वो ट्रैवल करना चाहते हैं एंड व्लॉग बनाना चाहते हैं, वो फैशन करना चाहते हैं, मॉडलिंग करना चाहते हैं जो उन्हें इंटरेस्टिंग लगे, वो इंस्टाग्राम पे एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं। और मुझे लगता है आज के टाइम पे हर कोई पर्सन एक कंटेंट क्रिएशन कर ही रहा है, some or the other way they are doing, and उनको वो सेंस ऑफ पर्पस दिखता है, बिकॉज वो भी अपने आप को एक कहीं ना कहीं फेम एंड लाइट उनको लगता है कि वो डिजर्व करते हैं। ये उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है, क्योंकि जब किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो वो खुद में ही एम्पावर्ड फील करता है। एंड एट द सेम टाइम व्हाट आई फील इज कि उसके साथ आप कहीं ना कहीं आपको लग्जरी एंड आप फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। सो व्हाई नॉट, क्यों नहीं? अगर हमारा आज का और आने वाला युवा ये सोचता है कि मैं जो भी करूँ वो मुझे इंटरेस्टिंग लगे और मेरे लिए फेम इम्पॉर्टेंट है, बट हाँ उस फेम में आपको रिस्पेक्टफुली एंड मैं ये समझती हूँ कि कॉशियसली, एंड आपको उसमें भी इम्पैक्ट सोचना चाहिए कि एक पर्पस होना चाहिए आपका, कि मैं इससे फेम तो ले रहा हूँ बट क्या मैं इसमें कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? जो मुझे मिला क्या मैं वो दूसरों को भी दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल नाउ इन टुडेज वर्ल्ड, आप या मैं या हमारे जैसे कोई भी पर्सन आज उसका कंटेंट क्रिएशन में काफ़ी अच्छा एस्टैब्लिशमेंट हो गया, तो क्या वो उसके जैसे लोग जो कहीं ना कहीं उसको एडमायर करते हैं, क्या वो उनके लिए कुछ इंटर्नशिप्स निकाल रहा है जो उससे सीख सके, या उनको हेल्प कर सकता है कि नहीं ये मेरी स्ट्रैटेजीज थी, ये आप भी अप्लाई करो और आप आगे बढ़ सकते हो? तो मुझे ये सबसे इम्पोर्टेंट लगता है कि आप फेम तो डेफिनेटली इस्टेब्लिश करो, फेम आप अच्छे से लो, फेम आपके लिए ही है, हर इंसान के लिए है। आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, बट आप सर्विस भी देना सीखो, कंट्रीब्यूट भी करो, और आपके जैसे 4 लोग और खड़े हो पाए, ऐसा पॉजिटिव थॉट रखो, इम्पैक्ट रखो। कोविड एक ऐसा टाइम था जब हम उस टाइम पे इंटर्नशिप्स निकालते थे, कॉलेज में इंटर्नशिप्स निकालते थे, बच्चे हमारे साथ जुड़ते थे, काम होता था, हम अपने एक इनिशिएटिव्स पे काम करते थे। बच्चे आके मुझसे बोलते थे कि मैम हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें अपना सेंस मिल रहा है। जब कोविड आया तो हमने उसी पढ़ाई को और इसी के लिए हमें कोविड सम्मान भी मिला, क्योंकि हमने सिर्फ ऑक्सीजन की हेल्प या बेड की हेल्प, मेडिसिन की हेल्प, ये तो हम कर ही रहे थे। हमारे वॉलंटियर्स उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, फील्ड में जाके ऑक्सीजन सिलेंडर्स, टैबलेट्स, बेड रिलेटेड हेल्प, ब्लड रिलेटेड हेल्प, ये सब कर रहे थे। अमेजिंग। एंड उसके साथ साथ जब हम लीड्स जनरेट करते थे,
हमारे एजुकेशन वाला जो विंग था उसने उस चीज़ को ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया था और हम उसी स्लम के बच्चों को फ़ोन के थ्रू पढ़ाई कराते थे, जिससे हमने एक ऐसा नेटवर्क बनाया था कि कोई भी अच्छे से अच्छा, आप मान लीजिए आईसीएसई स्कूल का बच्चा भी उसके थ्रू छोटे बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो स्कूल लेवल के बच्चों ने भी उसमें मदद की और जो बुजुर्ग लोग थे जो अपने घर पे बैठे हुए थे कोविड के टाइम पे, जिनको लगता था कि मैं क्या करूं, उसमें भी उन्होंने आके उन बच्चों को पेंटिंग, अपनी पढ़ाई, अपनी थॉट, अपनी स्टोरीज को सिखाई। तो हमारा जो एक सेगमेंट है एनजीओ का, उसमें छोटे बच्चे, स्कूल के भी टीचर्स हैं और हमारे जो दादा दादी जैसे उम्र के लोग हैं वो भी हमारे वॉलेंटियर्स हैं और आज भी जुड़े हैं। और इन लोगों की वजह से आज हम अपने पर्पस को ढूंढ पाए और ये चीज़ कंटिन्यूसली कर रहे हैं। हम रुकेंगे नहीं, हम थमेंगे नहीं। जब जब कभी भी हमारे देश पे कोई भी कोविड जैसी, कोई भी पेंडेमिक जैसी ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पे एक एनजीओ को टुगेदर यूनिटी के साथ काम करना होगा, माइक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, उसके लोग कहीं भी हों, हम एज अ पैट्रियोटिक पर्सन ऑफ अ नेशन हम वहाँ पे खड़े होंगे और हम अपना रोल प्ले करेंगे। And this is how a social worker serves the society. And you have truly defined it in a very beautiful way. And you work for women, you work for hunger, you work for animal, you work for various communities जिनको बहुत अनदेखा कर दिया जाता है इस देश में या इस सोसाइटी में। तो इसी के साथ मेरा ये कॉन्वर्सेशन रोकने का बिल्कुल मन नहीं है आपके साथ, लेकिन टाइम से हम थोड़ा मजबूर हैं। तो एक मैसेज जो आज आप ऑडियंस को देना चाहोगे और एक वो ऐसी चीज़ जो आप इस नेशन और सोसाइटी में बदलना चाहते हो, वो क्या होगी रूपांशी? आई जस्ट फील कि just you find the sense of purpose, everyone. I mean, I truly believe a sense of purpose is important. आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत कुछ दिया है एंड उससे भी ज़्यादा जो आपके पेरेंट्स जो हैं, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है। ये लाइफ आपको मिली है, वरना आप जानते हैं हमारे देश में इतने लोग हैं जिनको एक दिन का खाना भी नहीं मिलता है, सोने के लिए जगह नहीं है। और ये मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं महसूस करती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जब आपको इतनी अच्छी लाइफ मिली है तो आप कंट्रीब्यूट करो, सिर्फ 1% के लिए कंट्रीब्यूट करो। आप ये आपकी जिम्मेदारी समझ के करेंगे कि मुझे ये मिला तो मैं भी किसी की लाइफ में थोड़ा सा बदलाव ला सकता हूँ। मैं राह चलते हुए अगर मुझे लग रहा है कि मैं इसकी मदद कर सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। मेरे पास अगर इतना सा ही हेल्प करने के लिए तो मैं इतना कर दूँ तो कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है सर्विस टू नेशन इज़ सर्विस टू गॉड, विच आई बिलीव एंड आई विल ऑलवेज बिलीव दिस लाइन, बिकॉज आई find my purpose, my true sense of my work in every way in this line. And I feel इंडिया तो क्या, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, अगर वो अपने काम में एक पर्पस ढूंढे और अपनी लाइफ को थैंकफुल है वो भगवान के प्रति कि उनको इतनी प्यारी लाइफ मिली, तो एक पर्सन के लिए या एक लोगों के लिए आप प्लीज़ सर्विस कीजिए, उनको हेल्प कीजिए, उनको कंट्रीब्यूट कीजिए। उसके बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है वो अलग ही लेवल का है। और उसके बाद जो भगवान आपको रिटर्न में एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट देता है, जो भी आप इच्छा करते हैं वो पूरी जो करता है, वो तो आपके लाइफ का हर्डल खत्म हो जाएगा। नयन, ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है। जब आप किसी को हेल्प करते हो, जब आप कहीं अड़े या आपकी कोई भी प्रॉब्लम डिफिकल्टी आती है ना, आपको भगवान ईजिली वहां से निकाल देता है, क्योंकि वो देखता है कि ही इज माई वॉरियर, ही इज माई मेन सोर्स जो मेरी थ्रू हेल्प पहुंचा रहा है वहां तक। तो आप वो रीजन बने, आपको भगवान ने इतना काबिल बनाया है, आप किसी और के लिए उसकी काबिलियत बढ़ाओ। So amazing, so amazing. This conversation is so amazing. And once again, thank you so much आपको एंड माइक को कि आज इस माइक के थ्रू हमने आपकी जर्नी ना कि सिर्फ लोगों तक पहुंचाई है, बल्कि खुद भी यहाँ बैठ के फील की है। एंड आई डेफिनेटली बिलीव दैट this is going to be a huge success, the initiatives which you are taking, because आज रूपांशी जी ने हमें सिर्फ ये नहीं सिखाया है कि हमें एक सोशल वर्कर बन के लोगों की रक्षा करनी है, बल्कि सोसाइटी में चेंज लाने के लिए सर्विस देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड शी सेड अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन कि जो काम आप लोगों की सर्विस के लिए कर रहे हो, लोगों के भले के लिए कर रहे हो,
वो काम आप लोगों के लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए कर रहे हो. सो ऑल द सोशल वर्कर्स, ऑल द यूथ, ऑल द ऑडियंस जो आज हमें देख रही है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड दैट एक सोशल वर्कर सिर्फ एक सोशल वर्कर नहीं होता है या एक एनजीओ रन करने वाला नहीं होता है, बल्कि वो भगवान का एक दूसरा रूप होता है जो हमारी सोसाइटी में एक चेंज लेके आता है. एंड ऐसे ही चेंज मेकर्स की इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. मैं एक चीज़ और ऐड करना हाँ. चाहूँगी. मैं ये कहना चाहूँगी नयन कि मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने माइक ऑर्गेनाइजेशन पे बिलीव किया. वो हर एक वॉलंटियर जो पहले जिन्होंने काम किया, जो आज कर रहे हैं, जिन्होंने हमेशा साथ दिया एंड जिन्होंने मुझ पे बिलीव किया कि हम जो भी काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं. सो मैं उस हर एक पर्सन का जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ. एंड last but not the least, thank you to you for giving this beautiful opportunity to having me to your show, and also to this beautiful discussion that we have today. लगा ही नहीं, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, and I wish all the best to you, Thank to you your so journey. much. Thank you. Thank you for having me. Thank you for having Mike. थैंक यू सो मच. आई होप आपको हमारा ये एपिसोड बहुत ही अमेजिंग लगा होगा. प्लीज़ डू शो सम लव टू कैप्टिव सेंसेस एंड टू माइक एंड टू रूपांशी. एंड इसी के साथ वी टेक योर लीव. डू सपोर्ट अस, डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट. Do subscribe our channel Captive Senses by Nayan. And until then, let's captivate your senses and stay tuned for more interested episodes. Thank you.